बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल अपडेट्स के सेशन में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वो है एफबीआर की लेटेस्ट पॉलिसी के मुताबिक 1 मार्च 2024 को नॉन फाइलर होने वाले फाइलर जो दोस्त हैं उनके हवाले से बात होगी कि वो किस सिनेरियो में नॉन फाइलर हुए हैं और अब वो किस तरीके से दोबारा उनका स्टेटस एटीएल पर, एक्टिव टैक्स लिस्ट पर, टैक्स पेयर लिस्ट पर एक्टिव अपडेट हो जाएगा। उस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी हम बात करेंगे कुछ हमारे जो बहुत सारे दोस्त महकमा तालीम से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, उनकी जो गुजारिशात आ रही हैं मुसलसल, जो उनका तकाजा आ रहा है कि उनको मुझसे एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए कि वो किस रिक्वायरमेंट के तहत फाइलर बनने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से उनको एडवाइस जारी की जा रही है, और दूसरा उनके लिए क्या नीड्स हैं और क्या प्रोसेस होगा। तो आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे हम बात कर चुके हैं कि हर साल जो एफबीआर की पॉलिसी होती है कि जो टैक्स रिटर्न सबमिट कराने का लास्ट डेट होता है, उसके बाद जो दोस्त फाइलर होते हैं 2000, जैसे अभी 2023 की लास्ट डेट जो है वो अक्टूबर में ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद जिन दोस्तों ने 2022 के टैक्स रिटर्न के साथ 2022 के एटीएल भरा और वो एक्टिव हो गए, और कुछ दोस्तों ने वहाँ पर 23 की रिटर्न भी भर दी, कुछ ने नहीं भरी, तो एनीहो उनका स्टेटस एक्टिवेट हो गया। तो होता ये है कि इस तरीके से एक्टिवेट होने वाले या जिन्होंने अपनी 2023 की ड्यू रिटर्न नहीं भरी होती, जो रेगुलर फाइलर होते हैं, हर साल अपनी टैक्स रिटर्न गोशवारा दाखिल करते हैं, लेकिन इस साल उन्होंने टैक्स गोशवारा दाखिल नहीं किया किसी भी वजह से, किसी मसरूफियत की वजह से या किसी तकाजा की वजह से, या भूल गए, जानबूझ कर नहीं किया, किसी भी तरह से नहीं किया, तो वो लोग भी पॉलिसी के मुताबिक फरवरी की आखिरी तारीख को, जैसे 28 फरवरी को होता है, 29 फरवरी को इनएक्टिव हो गए, और 1 मार्च को जब वो दोबारा बैंकों में ट्रांजैक्शन के लिए गए या किसी भी ट्रांजैक्शन कोई ऐसी थी कि प्रॉपर्टी के लेन देन था, या जहाँ भी जिस एंगल से भी उनको फाइलर के अपडेट की रिक्वायरमेंट थी, तो उनका स्टेटस इनएक्टिव आ रहा था, तो डेफिनेटली एफबीआर की पॉलिसी के मुताबिक इनएक्टिव हो गए। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं दोस्तों को। तो उसके लिए सबसे पहले 2023 की जो ड्यू रिटर्न है वो सबमिट करानी है। उस ड्यू रिटर्न के सबमिट कराने के साथ साथ 2023 का एटीएल सरचार्ज 1000 रुपये का चलान भी उसके साथ पे होना है। उनका स्टेटस जो रिक्वायर्ड टाइम होता है ऑनलाइन, उसकी जो अपडेशन का टाइम होता है एफबीआर की साइट का, उस पर वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आ जाती है कि अब रिक्वायरमेंट क्या है कि जो नए फाइलर होने वाले हमारे दोस्त हैं, ख़ास तौर पे महकमा तालीम एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हैं, उनकी तरफ से जो हमें बार बार जो उनसे तकाजा है, उन दोस्तों का, बहुत सारे दोस्त हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मेरी ये ख़ास तौर पर ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 1 साल का 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक की तमाम सैलरी स्लिप्स, क्योंकि उसमें ये होगा कि आपकी ग्रॉस सैलरी भी आ जाएगी, आपके जो टैक्सेस डिडक्ट हुए हैं वो भी उसकी तफसीलात आ जाएगी। इसके साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, जितने भी बैंक्स आप यूज़ कर रहे हैं, उन बैंक की स्टेटमेंट्स उसी टाइम की 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक की, इस तरह से जो एसेट्स आपके पास हैं, यानी जो आपके पास विरासती मकान है, जायदाद है, या आपने ख़रीद की है, अगर ख़रीद की है तो वो कब की है, कितने की है, कितनी कॉस्ट थी, कौन से मौजे में है, शहर, तहसील, ज़िला, मौजा, खेवट, उसकी कॉस्ट, परचेज कितने में हुई और कौन सी डेट को एक्वायर की। इसके साथ साथ आपके पास और कोई असासे हैं, कोई दुकान है, मकान है, जायदाद है, ज़रूरी प्रॉपर्टी है, कैश है, कैश इन हैंड जिसे हम कहते हैं, कोई और जो हमारे पास अदर एसेट्स में आ जाते हैं, कोई गोल्ड है, कोई या कोई और चीज़ें हैं। इसके साथ साथ प्राइस बॉन्ड्स हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, कोई और व्हीकल है, अल्लाह ताला दे जहाज़ भी हो सकता है, हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, तो जो कुछ भी है व्हाट्सएवर, कोई आपके पास रेंटल इनकम के हवाले से कोई आपने गाड़ी रेंट पे दी हुई है, जो जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम है वो अपने तमाम के तमाम शो कराने हैं। इसके साथ आपके एक्सपेंडिचर कितने हैं, एक्सपेंसेस जिसे हम बोलते हैं, कि आपके कितने बच्चे हैं और स्कूल के उसमें से कितने हैं, स्कूल की फ़ीसें कितनी हैं, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ के कितने अखराजात हैं, बिजली के बिल कितने हैं, टेलीफोन है, गैस है,
यूटिलिटी है, आपकी ट्रैवलिंग कितनी है, आपकी गाड़ी अगर आपने रखी है तो उसकी जो मेंटेनेंस है या उस पे पेट्रोल के अखराजात हैं, ये सारी चीज़ें जो एफबीआर के स्लैब्स में दी हुई होती हैं सारी चीज़ें, तो उन सब को हमने वहाँ पर दिखाना होता है। इसी तरह से जो हमारी सेविंग बच जाती है कि पिछले साल हमारी क्या एसेट्स थी, इस साल क्या एसेट्स हैं, तो उनमें वो इंक्रीज हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तमाम चीज़ें आपने 100% शो करनी है, अदरवाइज बाय लॉ जो है वो ये ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे, कंसील करेंगे, तो डेफिनेटली आरबीआई के पास तो रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ से उनके पास तमाम बैंक की भी असेस होती है, आपके प्रॉपर्टी का भी पूरा डाटा जो है वो असेस होता है और एवरीथिंग असेस हो जाती है। तो इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि हम ये चीज़ नहीं शो कराएंगे, तो उसमें ये कंसीलमेंट के जुर्म के अंदर आपको जुर्माना भी किया जा सकता है और एफबीआर के डोमेन में जो एफबीआर की अथॉरिटीज़ हैं वो आपको किसी भी किस्म का जुर्माना आयद कर सकती हैं। तो इस सिलसिले में हमेशा ये करना चाहिए कि किसी भी प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट से आप डिस्कस करें जो आपके नियर बाय अप्रोच में है और जिस पे आपको ट्रस्ट है कि आपके जो लीगल वर्किंग है वो पूरी प्रॉपर करेगा। वैसे तो टैक्स की हमारी जो एप्स के ज़रिए है या हमारी वेबसाइट है बी आर आई की, वेरी कस्टमर फ्रेंडली है, कंज्यूमर फ्रेंडली है, लेकिन असल में कोई थोड़ा सा ये होता है कि जहन के अंदर कि हम इसको करेंगे तो शायद मिस्टेक हो जाए। तो फिर अगर आपने खुद नहीं करना, किसी से करवाना है, तो किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से ना कराएं, क्योंकि वैसा वो नहीं जानते कि किस चीज़ करनी है। वो तो अपना टाइम सेव करने के लिए मिनिमम टाइम में ये करेंगे कि बस जल्दी से कर दिया और अपने सर्विस चार्जेस लेंगे और उसके बाद आप जाने और एफबीआर जाने। ऐसा नहीं है। जब आप किसी लीगल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, किसी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो वो इस चीज़ की अहमियत से भी वाकिफ़ होता है और डेफिनेटली वो अपना टाइम देने के अगेंस्ट आपसे सर्विसेज के चार्जेस भी ले रहा होता है। तो हमेशा वो आपकी चीज़ों की केयर करते हैं, क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानते हैं। आप ये देखें कि इनकम टैक्स रिटर्न का हर कॉलम और हर लाइन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की किसी ना किसी शिक के मातहत उसकी एंट्री हो रही होती है। तो जो लीगल प्रैक्टिशनर है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर होता है, इनकम टैक्स कंसल्टेंट होता है, वो हर एंगल से देख रहा होता है कि इस कॉलम की इसकी बैक पर कौन सा जो सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का वो इसको अप्लाई हो रहा है और उसकी क्या बेसिक स्पिरिट है, तो उसको उसके प्रॉपर कर रहा होता है और उससे चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज में सबमिट हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान करनी है। दूसरा ये कि जब भी आप अपनी टैक्स रिटर्न बनवाएं तो हमेशा अपने तमाम जो आपने प्रॉपर्टी सेल की है, परचेज की है, हर साल कोई आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, कोई कैश बाहर से आया है, कोई गिफ्ट है, कोई डोनेशन है, जो भी चेंजेस हैं आपके एसेट्स में, तो हर साल वो लाजमी बताएं। इसके ग्रेस पीरियड जो है वो अमूमी तौर पे यही होता है कि जब माली साल जो हमारा फिस्कल ईयर है जून से जून चलता है और यकम जुलाई से ही नई टैक्स रिटर्न ड्यू हो जाती है, तो यकम जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक अमूमी तौर पे जो है 90 डेज का ग्रेस पीरियड होता है। तो इस ग्रेस पीरियड के दौरान अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करा लेनी चाहिए। सम टाइम एफबीआर जो है वो मुख्तलिफ जो अवामिल होते हैं उनको सामने रखते हुए, कंडीशंस को सामने रखते हुए टैक्स रिटर्न की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर देती है और एफबीआर इसको एक्सटेंड नहीं करता। तो बिला किसी डिफरेंट अपना टाइम वेस्ट किए हमेशा जैसे ही जून का महीना ख़त्म हो, जुलाई में अपनी जून तक का पूरा डाटा लें, 12 स्लिपें लें और अपनी बैंक स्टेटमेंट लें और जो कुछ आपने किया है 236 सी के तहत जो प्रॉपर्टियों की परचेज और सेल के अगेंस्ट जो आपने टैक्सेस पे किए हैं या आपके कोई और टैक्स डिडक्ट हुए हैं किसी भी मद में, तो तमाम के तमाम आप इनकम टैक्स के टैक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं, उन टैक्सेस की स्लिप्स जो है वो अपने टैक्स कंसल्टेंट को प्रोवाइड कर दें। हाँ, इसी तरह से जो है वो अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं, आपने ट्रैवल किया है कहीं, कोई आपने परचेज किए है, कोई एक्सपेंसेस हुए हैं, कोई हेल्थ की है, कोई एजुकेशन की है, कोई बच्चों के दाखिलों की हैं, जो भी हैं, तो एवरीथिंग जो भी आपका कंसल्टेंट आपसे डिमांड करे वो तमाम चीज़ें दिया करें ताकि आपके टैक्स रिटर्न को प्रॉपर तरीके से फिल किया जा सके। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।